नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए टर्किश हॉरर मूवी लेके आई हूँ जो कि है जादी यानी कि द विच, जो कि एक काफी अच्छी मूवी है और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.5 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत इस्तांबुल में सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के पीरियड से शुरू होती है। तब एक मैंशन में हम एक औरत को देखते हैं जिसे एक घोस्टली फिगर काफी ज्यादा हॉन्ट कर रहा था। उससे बचने के लिए वो औरत मैंशन के बाहर भाग के चली जाती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो उस औरत के जमीन पर गिर जाने की वजह से उस काले साए ने उसे पकड़ लिया था। खैर, इस बारे में प्रेजेंट में एक बूढ़ी औरत एक विडो हाउस में एक लड़की फिक्रिये को बता रही होती है, क्योंकि जिस आदमी यानी नफीस से दोबारा उसकी शादी होने वाली है वो आदमी उस मेंशन में ही रहा करता था जो उसको अपने दादा परदादा से विरासत में मिला था। ये बात जानने के बाद फिक्रिये काफी ज्यादा डर गई थी। शुरू में तो फिक्रिये को इस बात पर भरोसा नहीं होता है, पर वो बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि जब कभी किसी औरत के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी जमीन पे पड़ी हो और उसकी बॉडी के ऊपर से बिल्ली गुजर जाए तो इसका मतलब यही होता है कि वो औरत एक चुड़ैल है यानी कि विच बन चुकी है, जो कि इसी मूवी के नाम का मतलब है। खैर, अब फिक्रियों को वो औरत उस मैंशन में थोड़ा सावधान रहने को बोलकर नेफी के मैंशन में छोड़ आती है, जहां नेफी अपने घर में काफी सारे सर्वेंट के साथ फिक्रिये का ही वेट कर रहा था। यह असल में नेफी की तीसरी शादी थी। उसकी पहली शादी से उसे 2 बच्चे थे जिनके नाम नेसिफ और रगीबे थे, पर किसी वजह से उसकी पहली बीवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी करी थी, लेकिन जल्द ही उसकी दूसरी वाइफ की भी मौत हो गई थी। पर क्योंकि उसे रागिबे और नेसिब को माँ का प्यार देना था और वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि उसके बच्चों की जिंदगी उसी की तरह अकेलेपन में गुजरे, तो उसने फिक्रिये से शादी करी थी ताकि वो उसके बच्चों का सही ख्याल रख सके। उस मेंशन में जाने पर नेफी सबसे पहले उसको मेंशन में काम करने वाले लोगों से मिलवाता है, जिसमें इरफान नाम की थोड़ी बूढ़ी औरत थी, गुलेंदम नाम की साफ सफाई करने वाली औरत और सालिमे नाम की फिक्रिये की एज की ही औरत थी। इरफान ने ही बचपन से नेफी का ध्यान रखा था और वो अभी नेफी के कहने पर फिक्रिये को नेफी के रूम की तरफ लेकर जाती है। फिक्रिये अभी भी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने पहले ही उस मेंशन के बारे में काफी बातें सुन रखी थी। तब कमरों की तरफ जाते हुए फिक्रिये को इरफान बताती है कि मेंशन में कुछ रूम्स को ही खोल कर रखा गया है, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर काफी ज्यादा रूम्स हैं, लेकिन कम लोग होने की वजह से उन्हें उन रूम्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वहाँ के कुछ कमरे बंद रहते हैं। इतना कहने के बाद वो उसे नेफी के कमरे में छोड़ देती है। दोस्तों, फिक्रिया अभी भी डरी हुई थी। तब उसके सपने के साथ सीन पास्ट में जाता है, जहां हम देखते हैं कि फिक्रिये विडो हाउस में बैठकर रो रही थी और तब एक अमीर औरत विडो हाउस की केयर टेकर के पास फिक्रिये के लिए नेफी का रिश्ता लेकर आई थी, जिसने पहले ही सब बता दिया था कि नेफी का मैंशन हॉन्टेड है। और क्योंकि फिक्रिये की शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं चली थी, इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी उसे एक अच्छे घर में भेजने के लिए मान गई थी। अब अगली सुबह जब फिक्रिये की आंख खुलती है तो वो मैंशन को देखने लगती है। उस समय वो एक रूम में गई थी जहाँ पे एक रॉयल कुर्सी रखी हुई थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वहाँ की ज्यादातर पेंटिंग्स और शीशों पर कपड़ा ढका हुआ था और वहाँ के कमरों में जाना अलाउड नहीं था। अभी के लिए फिक्रिये फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में जाती है जो उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वहाँ पर एक बॉक्स में उसे एक लड़की का सामान भी मिलता है। तभी अचानक से कोई फिक्रिये के रूम को बाहर से बंद कर देता है, जिससे वो काफी डर जाती है। दोस्तों, वहाँ पे एक क्रेट भी रखा हुआ था, यानी बच्चों का झूला। जिसके बाद अब फिक्रिये नीचे आती है तो इसके बारे में इरफान से बताती है। इरफान के हिसाब से नेसिफ और रगीबे ने मजाक करने के लिए फिक्रिये के साथ ऐसा करा होगा। और यहाँ फिक्रिये को एक बात पता चलती है कि सालिमे असल में बचपन से म्यूट थी, वो बोल नहीं सकती थी और उसको नेफी के पेरेंट्स ने अडॉप्ट करा था, जिस वजह से वो बचपन से ही मेंशन में है, जो फिक्रिये को थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि बेशक से सालिमे को नेफी के पेरेंट्स ने अडॉप्ट करा था, लेकिन वो दोनों काफी अलग अलग रहते थे। इतने में ही नेफी आता है जो अपने काम पे जाने वाला था। वो इरफान से फिक्रिये को बच्चों से मिलवाने और मेंशन के काम काज के बारे में चीजें समझने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि काम करते समय नेफी का सर दर्द हो रहा था। तभी उसके साथ काम करने वाला एक आदमी केनन उसको नींबू पानी पीने के लिए कहता है, जिसे नेफी अजीब तरीके से देख रहा था। रात में नेफी जब घर पे वापस आ रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पे वहाँ कोई नहीं था। इधर फिक्रिये के मन में अभी भी मेंशन के लिए कई सवाल थे। जब वो एक रूम में जाके दराज को चेक करती है तो वहाँ उसे एक लट्टू मिलता है जो काफी पुराना था,
तभी अचानक से उसे एक डिमोनिक हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो अपने कमरे में जाके कंबल के अंदर छुप जाती है और अब उसे नेफी उठाता है जो उसे किसी तरह संभालता है और उस कमरे को जाके चेक करता है तो वहाँ कुछ नहीं था। अब फिक्री नेफी से मैंशन के रूमर्स के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि असल में जिस लैंड पर यह मैंशन बना हुआ है वहाँ पर बहुत सारे मंक्स रहा करते थे, लेकिन उस समय के राजा को अपना मैंशन बनवाने के लिए ये लैंड चाहिए थी और जब मंक्स ने मना करा तो राजा ने उन लोगों को मरवा दिया और उन्हें उसी जमीन में दफना दिया गया, जिसके बाद पे वहाँ पर मौजूद ज्यादातर सारी चीजें बर्बाद हो गयी। बस वो एक मैंशन ही बचा रहा जो हॉन्टेड हो गया। फिक्री यहाँ काफी डर जाती है पर नेफी उसके साथ मजाक कर रहा था। वो बताता है कि इस मैंशन के बारे में लोग जो भी बातें बनाते हैं वो सब बकवास और अफवाहें हैं और अभी के लिए वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नेफी और फिक्री दोनों साथ तैयार होकर आते हैं। इरफान और सालिमा को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। फिक्री अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसके लिए वो नाश्ता करते वक्त नेसिब और राजीबे को फेरी टेल सुनाती है, लेकिन उन बच्चों को इस तरह की कहानियां पसंद नहीं थी। वो फिक्री को उसकी माँ की नजर से नहीं देख रहे थे, जिस पे नेफी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वो जल्दी उन बच्चों का दिल जीत लेगी। दोस्तों यहाँ हम एक अजीब बात जान पाते हैं कि दोनों ही बच्चे काफी स्वीट्स खाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर इतनी स्वीट्स उन्हें ला के कौन देता है। अब गार्डन में नेफी और फिक्री एक दूसरे के साथ बात करते हैं और अपने बारे में बताते हैं। यहाँ पता चलता है कि नेफी के पेरेंट्स बचपन में गुजर गए थे और उसके बाद इरफान ने ही उसे पाला था। फिक्री भी अनाथ थी और उसकी शादी एक अनाथ और गरीब इंसान से हुई थी और वो वॉर लड़ने के लिए चला गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं लौटा। यहाँ नेफी फिक्री से जल्दी बोट राइड पर जाने का वादा करके चला जाता है। अब ऑफिस में केनन नेफी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता है जिसमें एक चोर के बारे में बताया गया था जो घर में बुर्का पहन के घुस रहा था और उन्हें डरा कर चोरी कर रहा था, लेकिन उसकी कद काठी की वजह से लोग उसे डीमन समझकर घर से भाग जाते थे। ये सुनकर नेफी को लगता है कि शायद पिछली रात फिक्री ने उसी चोर को देखा होगा जो घर में घुस आया था। केनन नेफी से उस समय नॉर्मली बात कर रहा था, पर क्योंकि केनन ने कुछ समय पहले ऑफिस ज्वाइन करा था और नेफी इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करता, इसीलिए वो घर चला जाता है। रात में फिक्री बच्चों के रूम में देखती है कि नेफी उन्हें एक शेर की कहानी सुना रहा था और उस समय नेफी के हाथ में स्क्रैच का निशान था, जिसे देखकर फिक्री उसके बारे में पूछती है, लेकिन नेफी को याद भी नहीं था कि उसके हाथ पे वो निशान कैसे आया। तब फिक्री उसके हाथ पे पट्टी करती है और दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे वो दोनों अगले दिन काफी खुश थे। अगले दिन नेफी के ऑफिस जाने के बाद जब फिक्री नेसिफ और राजीबे के पास जाती है तो वो दोनों फिर से स्वीट्स खा रहे थे, जिसको देखकर वो आज उनसे पूछ लेती है कि उन्हें इतनी सारी स्वीट्स कौन देता है। अब ये बच्चे फिक्री को बताते हैं कि वो मिठाइयाँ उनकी माँ ला कर देती है जो कब्रिस्तान में रहती है और उन्हें पता है कि फिक्री उनकी असली माँ नहीं है, वो उनकी उन्हीं माँओं की तरह है जो उनकी असली माँ के बाद वहाँ पर आई थी पर ज्यादा समय तक वहाँ पर नहीं रह पाई। अब ये सुनने के बाद फिक्री और ज्यादा डर गई थी। इस बारे में बात करने के लिए वो गुलेंदम के पास जाती है जो उसे बताती है कि असल में फिक्री के नेफी के साथ ये तीसरी शादी है और उम्मीद है कि ये आखिरी हो। ये बात सुनने के बाद फिक्री काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं हम नेफी को देखते हैं जो एक ब्रांडी ऑर्डर करता है। तभी अचानक से उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। नेफी उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन असल में वो आदमी कोई और ही था, जो जानकर नेफी वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर आज फिक्री काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो जानना चाहती है कि उसकी पहले की दोनों वाइफ किस तरह मरी थी, क्योंकि नेफी की दूसरी वाइफ की लाश को बहुत से लोगों ने घर के पास बने लेक के पास देखा था और तब से ये अफवाह फैली हुई थी कि नेफी की पहली बीवी बिनाज ने उसकी दूसरी बीवी को जान से मार दिया था। नेफी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, पर वो फिक्री को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नेफी की दूसरी बीवी अपनी किसी गलती की वजह से मरी थी। तभी नेफी को कुछ अजीब सा होने लगता है और उसके रूम में हम उसी डिमोनिक फिगर को देखते हैं जिसको हम अभी शुरुआत से देखते आ रहे थे। वह डिमोनिक फिगर नेफी के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे नेफी काफी घबरा जाता है। तब फिक्री को लग रहा था कि उसके सवालों की वजह से नेफी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसीलिए वो उसे माफी मांगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फिक्री सुबह तैयार होने के बाद इरफान के पास जाती है और नॉर्मली उससे बात करते हुए उस मेंशन के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती थी कि सच में उस मेंशन में चुड़ैल है या नहीं, जिस पे इरफान पहले तो उसे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब फिक्री उसे बताती है कि जब से उसने उन चीजों के बारे में सुना था उसके बाद से उसे डरावने सपने आते हैं
तो इरफान उसको बताती है कि नेफी की दूसरी बीवी की मौत के टाइम पर वो बिल्कुल भी नहीं रोया था और उसका मूड ज्यादा टाइम तक खराब नहीं रहा था और इसी वजह से लोगों को और ज्यादा लगने लगा कि उस जगह पर स्पिरिट है और कहीं न कहीं नेफी को भी इस बारे में अंदाजा था। इवन एक पास्ट के सीन में हम देख पाते हैं कि नेफी की दूसरी बीवी की मौत के बाद जब घर में कुरान पढ़वाया जा रहा था तो अचानक से वहाँ की 3 औरतों को विनाश की आत्मा दिखाई दी थी, जिससे लोग डर गए थे और सबको मैंशन के हॉन्टेड होने के बारे में पता चल गया था। ये बात फिक्रिया को और ज्यादा डरा देती है और अब वो एक बार विनाश की तस्वीर देखना चाहती है। इरफान के पास तो कोई तस्वीर नहीं थी। तभी अचानक से वहाँ नेफी आ जाता है जो आज भी फिक्रिया के साथ बोट राइड पे जाने वाला था, जहाँ बातें करते हुए पिछले रात के बिहेवियर के लिए सबसे पहले वो उससे माफी मांगती है, जिस पर नेफी उसे नॉर्मली और प्यार से बातें करने लगता है। लेकिन जब फिक्रिया उससे विनाश की तस्वीर देखने को कहती है तो नेफी समझ जाता है कि फिक्रिया के दिमाग में यह है कि मेंशन के अंदर कोई घोस्ट है, इसीलिए नेफी को गुस्सा आ जाता है। फिक्रिया पहले तो उसकी बात सुनती है लेकिन बाद में वो उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो किसी भी तरह सच जानना चाहती है और उसे अभी तक ये नहीं पता है कि मेंशन के ज्यादातर शीशों पे कपड़ा क्यों लगाया हुआ है। नेफी इस बारे में बता पाता है इससे पहले ही उसका गला चोक होने लगता है, तो वो जैसे तैसे नेफी को संभालने की कोशिश करती है और उसे किनारे पे लेकर आती है। डॉक्टर बताता है कि नेफी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। नेफी की हालत के बारे में जानने के बाद केनन भी उसके घर आ गया था। वो फिक्रिये से उसका ध्यान रखने को कहता है। वो समझ जाता है कि आखिर नेफी की हालत खराब क्यों हो गई। अब फिक्रिये नेफी के गर्दन पे जख्मों के निशान देखती है जो सच में काफी अजीब था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान वहाँ कैसे आए। अब रात में फिक्रिये सो रही होती है जब उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उठकर वहाँ चेक करने जाती है तो नीचे नेसिप और राजीव एक कैंडीज खा रहे थे जो उनकी माँ उन्हें देकर गई थी और फिक्रिये के लिए ये काफी अजीब था। और जब वो पलटती है तो पीछे नेफी खड़ा था जो उसे शांत करवाने की कोशिश करता है क्योंकि असल में उस बेसमेंट में कोई भी बच्चे नहीं थे। तभी अचानक से नेफी उसे कहता है कि सच में उसकी पहली बीवी फिक्रिये से ज्यादा जेलस हो रही है और जल्दी वो उनको नुकसान पहुंचाएगी और उसके पीछे वही डिमोनिक फिगर खड़ी थी जो उसे पकड़ लेती है। लेकिन ये फिक्रिये का बस एक सपना था और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि नेफी बालकनी में खड़ा अपनी बीवी विनाश की फोटो देख रहा था। फिक्रिये उसे सुलाने ले जाती है और उसके हाथ से विनाश की फोटो लेकर देखने लगती है। धीरे धीरे फिक्रिये को घर में काफी ज्यादा डर लगने लगा था। आए दिन नेफी के शरीर पर मारे पीटे जाने के निशान बन रहे थे, लेकिन अब फिक्रिये का पारा चढ़ चुका था। वो सबसे पहले नेसिप और राजीव को डांटती है क्योंकि वो डरावनी पेंटिंग्स करते थे। उसने उनका ड्राइंग करना बंद करवा दिया था। इवन सच जानने के लिए वो विनाश की कब्र को खोद कर उसकी डेड बॉडी देखने का फैसला करती है ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि उसकी बॉडी वही है और बॉडी दफनाते समय सही रिचुअल फॉलो किए गए थे। लेकिन मरने के बाद किसी की कब्र को खोदने से श्राप लग सकता है, इसलिए इरफान फिक्रिये को ऐसा करने से रोकती है। वो उसे सजेस्ट करती है कि अगर उसे लगता है कि उस घर में कोई डीमन है तो वो एक्सॉर्सिज्म का सहारा ले सकती है, जिस पे फिक्रिये मान जाती है। इरफान भी सच में नेफी को अपने बेटे की तरह मानती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये सही हो जाए। उस रात फिक्रिये को अपने रूम में वही डिमोनिक फिगर हॉन्ट करती है, जिससे बचने के लिए फिक्रिये इस बार नेसिप और रेजीबी को लेकर बेसमेंट में चली गई थी, जहाँ पे गुलेंदम अजीब तरीके से प्रेयर्स कर रही थी क्योंकि उसे भी उस डिमोनिक फिगर से डर लगता था। ये सभी लोग छुपे हुए थे कि उतने में ही वहाँ इरफान आ गई थी, जिसके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि नेफी ने अपना सर दीवार पे पटक पटक के खून निकाल लिया था और खून से वहाँ पे लिखा हुआ था कि मौत में ही शांति है। ये देख के इरफान और फिक्रिये दोनों काफी डर गई थी। अब हद पार हो गई थी, इसीलिए फिक्रिये गुलेंदम से एक एग्जॉर्सिस्ट का नंबर लेकर उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन दिए हुए पते पे उसे एग्जॉर्सिस्ट नहीं मिलता। वापस आने पे उसे केनन मिलता है जो खुद असल में फिक्रिये की मदद करना चाहता था, पर फिक्रिये पहले तो उस पर भरोसा नहीं करती। लेकिन बाद में दोस्तों हम ये बात जान पाते हैं कि असल में केनन एक डिटेक्टिव है जो एक स्पेशल एजेंसी के लिए काम करता है और अभी के लिए उसका मिशन है मैंशन की चुड़ैल के बारे में पता करना, जिसके लिए वो जानबूझकर नेफी के ऑफिस में गया था। अब केनन उसे अपने एक दोस्त एंटन के पास ले जाता है जो असल में एक साइकेट्रिस्ट और एग्जॉर्सिस्ट था जो चीजों को दोनों ही लेवल पे सही कर सकता था। वो फिक्रिये से बात करता है जहां वो उसे सारी बात बताती है और एंटन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए वो फिक्रिये और केनन के साथ जल्दी से मैंशन में जाता है और वहां जाके एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगता है। शुरू में तो बस वो ये बात कंफर्म करना चाहता था कि सच में नेफी के ऊपर विनाश का घोस्ट है भी या नहीं, उसके बाद ही वो उस पर एक्सॉर्सिज्म करना चाहता था।
ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उस रूम में नेफी खुद आ जाता है, जो पहले तो सब देखने के बाद थोड़ा सा अजीब फील करता है। लेकिन तब फिक्री उसे समझाती है कि ये सब जरूरी है और इससे वो सही हो सकता है। और क्योंकि नेफी भी जानता था कि कुछ दिनों से उसे अजीब लग रहा है, इसीलिए वो भी एक्सॉर्सिज्म के लिए मान जाता है। अब सारी तैयारियां होने के बाद नेफी एंटन के पास बैठ जाता है। अब वो नेफी को धीरे धीरे हिप्नोटाइज करता है और उसको उसकी यादों के उस तय खाने में भेज देता है, जहाँ उसने अपनी काफी बुरी यादों को अपने ही दिमाग के अंदर दबा रखा था। वो जगह अली बाबा और 40 चोरों की गुफा की तरह लग रही थी, पर उसके अंदर मौजूद तय खानों की चाबियां नेफी के जेब में ही थी। तब एंटन उसको बाहर से गाइड करता है और नेफी एक दरवाजे को खोलता है जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था, जिसको देखने के बाद नेफी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। शुरू में सबको लग रहा था कि वो ताबूत विनाश का होगा, लेकिन वो कॉफिन असल में नेफी की माँ का होता है, जो उसके बचपन में ही मर गई थी। अब नेफी को और ज्यादा हिप्नोटाइज करने पे सबको ये बात पता चलती है कि असल में नेफी की माँ ने खुद ही अपनी जान ली थी, जिसे सुनकर सबको शौक लगता है। अब एंटन नेफी को दूसरे चेम्बर में जाने को कहता है, जिसमें जाते ही अचानक से नेफी अपने घर के गार्डन में पहुंच गया था, जहां दो बिना चेहरे के इंसान गार्डन में मौजूद कुएं के पास कुछ खुदाई कर रहे थे, जिन्हें देखकर नेफी काफी डर जाता है और अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां काफी सारे शीशे मौजूद थे, जिनमें नेफी का रिफ्लेक्शन बना हुआ था। लेकिन वो रिफ्लेक्शन अलग अलग इमोशन शो करते हुए नेफी पर क्रीपी तरीके से हंस रहा था, जिससे रियल वर्ल्ड में नेफी की हालत खराब होने लगती है और वो अचानक से पजेस्ड होकर एंटन से कहता है कि तुम मुझे इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ही इसका मास्टर हूँ। एंटन को ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो नेफी को बाहर निकाल देता है। तब नेफी खुद को 5 साल के बच्चे की तरह इमेजिन कर रहा था। हम उसकी बातों से समझ पाते हैं कि वो एक कुएं में था जो काफी ज्यादा डरा हुआ था। मतलब हिप्नोटिज्म अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और उसके खत्म होते ही नेफी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। उसने अपने माइंड में जो भी देखा था वो उसे याद नहीं था, पर उसे अभी कोई कुछ नहीं बताता है। अब गुलेंदम और सालिम जब काम कर रहे होते हैं तो नेफी के साथ हुई हर एक हरकत का जिम्मेदार गुलेंदम सालिम को बताती है, क्योंकि उसके आने के बाद से वो चीजें शुरू हुई थी। पर उतने में ही वहाँ पर इरफान आ जाती है, जो गुलेंदम को वहाँ से जाने को कहती है। वहीं अगले दिन हम फिक्रिये को देखते हैं, जो गार्डन में घूमते हुए उसे कुएं के पास जाती है, जिसके बारे में नेफी ने अपने हिप्नोटिज्म के समय में बताया था। अब इस बारे में वो सालिमे से बात करने जाती है, जहाँ कहीं ना कहीं उसे समझ आ जाता है कि किसी वजह से शायद सालिमे का मेंशन में आना नेफी की मॉम को पसंद नहीं आया होगा और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी जान ली होगी। वैसे ये बात तो सच थी कि उन्होंने अपनी जान ली थी, पर सालिमे को हमेशा से एक बच्ची की तरह नहीं बल्कि नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया था। ये बात फिक्रिये को समझ आ रही थी, इसीलिए वो सालिमे को हमेशा कंसोल किया करती थी। सालिमे अब जल्दी से अपने साथ फिक्रिये को लेकर नेफी के पिता हैदर की फोटो दिखाने ले जाती है, जिसको ध्यान से देखने पर हम समझ पाते हैं कि हर एक पेंटिंग में नेफी काफी डरा हुआ था। मतलब मैंशन में जो हो रहा था वो हैदर की वजह से था। ये जानने के बाद फिक्रिये एंटन को जल्दी से लेटर लिख के उसे अगले सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। वहीं एंटन को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि जल्दी हिप्नोटिज्म को बैन किया जा रहा है, इसीलिए वो जल्दी से फिक्रिये के घर चला जाता है। जब वो उन फोटोज को देखता है तो वो समझ जाता है कि नेफी को असल में बस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से उसके साथ हुई है। उतने में ही वहाँ नेफी आता है, जो अगले सेशन को कंटिन्यू करने से मना करता है, क्योंकि उसे अब अच्छा फील हो रहा था। इरफान भी नेफी को वापस उसकी पुरानी यादों में भेजने के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिक्रिये उसे चिल्ला के बाहर भेज देती है, क्योंकि इरफान को सब पता था लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और हिप्नोटिज्म करने के बाद वो 5 साल की उम्र की मेमोरी में जाता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि नेफी के फादर हैदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और यहाँ आता है ट्विस्ट कि सेलिम को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, वो असल में उन्हीं की बेटी थी, जो कि इरफान से उन्हें हुई थी। यानी नेफी और सेलिम में भाई बहन थे। हैदर काफी ज्यादा गुस्सैल थे और राजा के वंशज होने की वजह से वो खुद को हर जगह सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते थे और वो नेफी को भी ऐसा ही बनाना चाहते थे, जिस वजह से वो उसे टॉर्चर किया करते थे। नेफी को सालिम या अपनी उम्र के किसी भी बच्चे से मिलना अलाउड नहीं था और हैदर की इसी नेचर की वजह से नेफी की मां ने सुसाइड किया था, क्योंकि वो अपने पति से परेशान आ चुकी थी। और दोस्तों, जब नेफी की यादों में हमने उसे कुएं में देखा था तो दरअसल वो हैदर की दी हुई सजा थी। इस पर इरफान ने हैदर को समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन हैदर को तो बस अपनी चलानी थी और उसकी क्रुएलिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसीलिए एक दिन इरफान ने उसे जहर देकर मार दिया था।
इसके बारे में नेफी और सेलिम को पता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि हैदर के दुश्मन ने उसे जहर दे के मार दिया और हैदर की हरकतों की वजह से ही नेफी की हालत काफी खराब हो गई थी। वो अपने पिता से काफी नफरत करने लगा था। दोस्तों, नेफी यानी उस 5 साल के बच्चे ने लट्टू, कुत्ता, बिल्ली ऐसी चीजों को अपना दोस्त बना लिया था। वो इतना ज्यादा अकेला था कि उसके दिमाग में काफी सारी पर्सनालिटीज बन गई थी जो उसकी हरकतों पे हंसा करती थी, और यही वो चीजें थी जो नेफी को उसके आसपास दिखाई देती थी। यानी जो चुड़ैल नेफी को अभी तक दिखाई दे रही थी वो उसी की बनाई हुई एक पर्सनालिटी थी। क्योंकि दोस्तों, बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के अब्यूज से बचने के लिए ऐसी पर्सनालिटीज को अपने दिमाग में बनाते हैं। अब एंटन नेफी को हिप्नोटाइज करके उसके डर को बाहर निकालता है और उसको ब्रेव बनने के लिए सजेस्ट करता है। फिक्री उसकी दूसरी बीवी की मौत के बारे में उससे पूछती है। तब हम जान पाते हैं कि नेफी की दूसरी बीवी असल में उस लेक में डूब के मर गई थी जिसमें फिक्री और नेफी बोट राइडिंग के लिए गए थे। लेकिन वो औरत काफी ज्यादा ही रूड और बदतमीज थी। नेफी का बच्चों के साथ टाइम बिताना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बच्चों को मारा पीटा भी करती थी। नेफी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उल्टा नेफी के ऊपर ही भड़क गई थी और वो उसके पिता की तरह ही उसे बिहेव करने लगी थी। और इस बार नेफी इन सब को सह नहीं पाया और जब वो अपनी दूसरी वाइफ को उल्टा सीधा बोल रहा था तब धोखे से वो लेक में गिर गई थी। पर नेफी ने उसे गुस्से के मारे उसे बचाया नहीं था, या यूँ कहे कि बचपन से जो साइकोलॉजिकल दिक्कत उसे थी उस पर्सनालिटी ने उसे इतना उकसाया कि नेफी ने अपनी वाइफ को भी नहीं बचाया और खुद किनारे पे आ गया, जिसे इरफान ने देखा था लेकिन कुछ नहीं किया। बाद में उसकी दूसरी बीवी का शरीर किनारे पे आ गया जिसे सबने देखा और इसके बाद लोगों को लगा कि मैंशन में बिनास का घोस्ट है और उसने जलन की वजह से नेफी की दूसरी पत्नी को मार दिया। और इस तरह कहानी कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि इंसानी दिमाग कितना पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सुनसान रास्ते पे जाएंगे तो शायद आपको नॉर्मल लगे, लेकिन अगर उसी रास्ते पे आके कब्रिस्तान या शमशान घाट पड़ेगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको वहाँ पे आवाजें सुनाई देंगी जो बेशक सच तो नहीं होंगी, लेकिन हमारा दिमाग हमसे ऐसे ही खेलता है। इसी तरह से नेफी की वाइफ के मरने के बाद सब लोगों को लगा कि मैंशन में घोस्ट है और कुछ कमजोर माइंड वालों ने आवाजें भी सुनी। खैर, प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सच्चाई पता चलने के बाद केनन इरफान को हैदर के मर्डर के इल्जाम में पकड़वा देता है। बेशक उसने नेफी को बचाने के लिए किया था, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है। और क्योंकि अभी थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नेफी को थी, इसीलिए उसे कुछ समय के लिए असाइलम भेज दिया जाता है ताकि वो पूरी तरह सही हो सके। और कुछ दिन बाद हम फिक्रिये को देखते हैं जिसने मेंशन की बागडोर संभाल ली थी और बच्चे उसके साथ काफी खुश थे। उसे उम्मीद थी कि नेफी जल्दी से ठीक होकर मेंशन में आ जाएगा। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये थी कहानी जादी मूवी की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।